चुनाव से पहले आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की ओर से 7 गारंटियां प्रदेश की जनता को दी हैं। इन 7 गारंटियों को गहलोत सरकार रिपीट होने पर लागू किया जाएगा। इसमें गृह लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत महिलाओं को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 500 रुपये सिलेंडर देने का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की गारंटी गहलोत सरकार ने दी है। कर्मचारियों के लिए ओपीएस की गारंटी विधानसभा में कानून पारित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वर्ग को साधते हुए इन 7 गारंटियों का ऐलान आज किया है कि प्रदेश में अगर सरकार रिपीट होती है तो ये 7 गारंटियां लागू होगी। इससे पहले गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कैंप चलाकर 10 गारंटियां दी थी और अब चुनाव से पहले कांग्रेस गारंटी कैंप भी कांग्रेस पार्टी की ओर से इन गारंटियों को लेकर लगाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पार्षदों ने अपने ही नेताओं पर दबाव डालना प्रारंभ कर दिया है। जहां तक देखा जा रहा है कि पिछले 3 साल से कांग्रेस पार्टी की समितियां नहीं बनने का कारण, चेयरमैन नहीं बनने के कारण, सफाई समितियां, लाइट समितियों का गठन नहीं होने के कारण नगर निगम की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगना प्रारंभ हो गए थे। जहां पर देखा जा रहा है शहर के मंत्री और विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की समितियों का गठन नहीं होने के कारण जो निर्दलीय पार्षदों ने समर्थन दे रखा था, अब उनका भी रुख स्पष्ट होने को सामने आ रहा है। अब देखा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या निर्दलीय पार्षद कांग्रेस पार्टी पर कोई दबाव बना पाएंगे या उनकी कोई रजामंदी के लिए जो कांग्रेस पार्षद या कांग्रेस के जो प्रतिनिधि के रूप में उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, क्या निर्दलीय उम्मीदवारों की मांगों पर सही हो पाएंगे? अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबर निकल रही है अजमेर से। अजमेर जिला पुलिस को आज एक बहुत बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब दरगाह आने वाले जायरीन के महंगे मोबाइल और पर्स साफ करने वाली गैंग को धर दबोचने में कामयाबी मिली। दरगाह थाना पुलिस, क्लॉक टावर और गंज थाना क्षेत्र में जायरीन के मोबाइल पर हाथ साफ करने वाले इस कुख्यात गैंग के 6 आरोपियों को भी पुलिस ने धर दबोचा। सभी आरोपियों के खिलाफ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मामले भी आपराधिक श्रेणी के दर्ज पाए गए। तो वहीं इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने महंगे और बढ़िया कंपनियों के लगभग 52 मोबाइल बरामद किए। इन मोबाइलों की कीमत लगभग 16 लाख रुपए आंकी गई है। अपराध पर नियंत्रण को लेकर अजमेर पुलिस की कार्यवाही अपराधियों में खलबली पैदा कर रही है। तो वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के तहत पुलिस की सख्ती अब लोगों के लिए भय को दूर करने वाली भी साबित हो रही है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से ही बीकानेर पुलिस हाईवे पर वाहनों की चेकिंग में मुस्तैद है और जगह जगह नाके लगाकर अवैध धनराशि समेत अवैध सोना और चांदी भी पकड़ रही है। आज श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने कीतासर नाके पर 2.25 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए। यह जेवरात एक कार में सवार 2 व्यक्ति रतनगढ़ से बीकानेर की तरफ लेकर आ रहे थे और जब इनसे पूछताछ की गई और यहां पर इतनी भारी संख्या में सोने चांदी के जेवरात देखे तो पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया। पुलिस ने जेवरातों को पुलिस थाने लाने के बाद इन दोनों युवकों से पूछताछ की तो मालूम चला कि ये एक ज्वेलर्स के ज्वेलरी है जो बीकानेर ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस को इन दोनों युवकों ने इस ज्वेलरी से संबंधित अनेक तरह के बिल भी दिखाए, परंतु पुलिस उससे संतुष्ट नहीं हुई और इसे अब जब्त कर दिया है कि आचार संहिता के चलते 50,000 से ज्यादा की नकदी और सोना चांदी के जेवरात नहीं ले जा सकते, ना ही परिवहन कर सकते, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है और अगर वाजिब सबूत है तो उसे कोर्ट से छुड़वाया जा सकता है। ऐतिहासिक सुजानगंगा नहर अब मृत्यु दायिनी में तब्दील हो गई है। आए दिन नहर से शव बरामद होते रहते हैं और आज भी एक बार फिर से सुजानगंगा नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। ये घटना मनसा देवी मंदिर घाट के पास की है, जहां सुबह मछलियों को दाना खिलाने गए कुछ श्रद्धालुओं को नहर में एक शव तैरता हुआ नजर आया। श्रद्धालुओं ने घटना की सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला और अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ भी इस दौरान जमा हो गई। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस शिनाख्तगी के पूरे प्रयास कर रही है। 2 दिन पहले भी सुजानगंगा नहर में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला था। हर बार चुनाव में नेता इस नहर के उद्धार को लेकर बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन नहर की बदहाली आज तक बरकरार है। कई बार जन आंदोलन भी किया गया है, लेकिन नहर की स्थिति बजाय सुधरने के और ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है।
आको राखे साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत आज देवी धौलागढ़ थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां कार सवार 4 जने 100 फीट गहरी खाई में जाकर गिर गए। इस संबंध में बैतूकला थाना प्रभारी रामस्वरूप ने बताया कि बेरका गांव निवासी खुशीराम तथा इंदिरा नूनिया खेड़ली प्रदीप और उसकी पत्नी पिंकी तथा एक 1.5 साल का मासूम कार से मकरेटा गांव के पहाड़ों पर बने भैरू जी के मंदिर में दर्शन करने गया हुआ था। वापस लौटते समय कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई और 100 फुट गहरी खाई में गिर गई, जहां आसपास के लोगों ने बचाव कर राहत प्रदान करते हुए उन्हें लक्ष्मणगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से 2 जनों की हालत चिंताजनक होने पर अलवर रेफर किया गया। कार सवारों में एक 1.5 साल का मासूम बच्चा भी था, जिसकी हालत चिंताजनक होने के कारण अलवर रेफर किया गया। वहीं काफी आसपास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और ऐसी घटना को देखकर अनायासी लोगों के मुंह से निकलने लग गया कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, क्योंकि 100 फीट गहरी खाई में गिरने के बावजूद ही हल्की फुल्की चोटें ही आई, जबकि बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था। डीग जिले के कामा थाना क्षेत्र के गांव दलावटी में एक किराना की दुकान पर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री का गोरखधंधा खुलेआम चल रहा है। रोजाना सुबह शाम यहां नशा खरीदने वालों लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम आपको बता दें कि कामा थाना क्षेत्र में यूपी सीमा से सटे गांव दलावटी में पुलिस की नाक के नीचे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री का खुलेआम कारोबार हो रहा है। यहां एक किराने की दुकान पर धड़ल्ले से गांजा व भांग की बिक्री हो रही है। गांजा खरीदने के लिए इस अड्डे पर पड़ोसवर्ती राज्य यूपी से भी लोग यहां आते हैं। सुबह शाम किराने की दुकान पर नशा खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है। इस मामले की दलावटी चौकी पुलिस को जानकारी होने के बावजूद भी इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर दूर गाँव दलावटी में धड़ल्ले से हो रहे नशे के कारोबार से पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। नशे के कारोबार का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि पुलिस इस अवैध नशे के कारोबार को कब तक बंद करवाती है या फिर यह नशे का कारोबार इसी तरह खुलेआम चलता रहेगा। किशनगढ़ में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की विजिलेंस टीम ने मार्बल एरिया के रिको एरिया में एक ग्रेनाइट व्यापारी के यहाँ बिजली चोरी का बड़ा मामला पकड़ा है। व्यापारी को 1 करोड़ 7 लाख का जुर्माने के साथ अब मुकदमा भी दर्ज हुआ है। रिको एरिया क्षेत्र स्थित एक ग्रेनाइट की इकाई पर बड़ी बिजली चोरी का मामला सामने आया है। इस इकाई में ग्रेनाइट उद्यमी मीटर के पीछे तारों में कट लगाकर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के सहारे बिजली चोरी कर रहा था। इकाई में 340 केवीए का लोड था, जिसे कम कर 190 केवीए का कर दिया गया। इकाई में दिन भर हैवी लोड की मशीनें चलने के बावजूद बिजली बिल कुछ खास नहीं था। ऐसे में डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर जब डिटेल जांच की तो बिजली चोरी का खुलासा हो गया। अब डिस्कॉम ने कई इकाई मालिक के खिलाफ वर्ष भर का असेसमेंट कर 1.7 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही इकाई संचालक के खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाने में FIR दर्ज कराई गई है। मामला सितंबर का है, लेकिन इसकी जानकारी इकाई के खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाने में FIR दर्ज के बाद सामने आई है। डिस्कॉम के एसई दिनेश सिंह राठौड़, एक्सीएन PK जैन सहित विजिलेंस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजसमंद में नाबालिग किशोरी का अपहरण और नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप के मामले में राजनीतिक रंग चढ़ते ही पुलिस ने आनन फानन में दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजसमंद में नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में प्रकरण की जांच कर रहे राजसमंद SC/ST सेल के पुलिस उपाधीक्षक राहुल जोशी ने बताया, नाबालिग के साथ अपहरण और नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप के मामले में दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही पीड़िता का मेडिकल भी करवा लिया गया है। इस प्रकरण में गिरफ्तार दोनों ही आरोपी पीड़िता के रिश्तेदार बताए गए हैं। मामले की जांच कर रहे SC/ST सेल के DYSP राहुल जोशी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और 3 दिन के PC रिमांड की मांग की गई है। नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस का 29 अक्टूबर को होगा आयोजन। डॉक्टर्स और फिजियोज के बीच होगा सार्थिक संवाद। साथ ही साथ 13 साइंटिफिक सेशन में नई तकनीक एवं रिसर्च पर होगी चर्चा। वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर जुटेंगे देश भर के फिजियो प्रोफेशनल्स। हनुमानगढ़ फिजियोथेरेपी क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म और उनके तकनीक उन्नयन के लिए गत वर्षों से कार्यरत संस्था हनुमानगढ़ फिजियोज की ओर से वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर अवसर पर नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस मंथन 2 का आयोजन 29 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें देश भर से फिजियो प्रोफेशनल नवीन तकनीकी और नवाचार के समन्वय से फिजियोथेरेपी के विविध नए आयामों पर चर्चा करेंगे। ये जानकारी जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हनुमानगढ़ के
डॉक्टर राम सियाग ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का वो अहम आयाम है जिससे सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी है और उनके जीवन चर्चा में वह एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मौजूद है। हनुमानगढ़ में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राम सियाग ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि 29 अक्टूबर को नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा जिसमें देश भर से जो नए फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे और साथ ही साथ आज कार्यक्रम के दौरान मंथन 2 कार्यक्रम के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। सरहदी जिले जैसलमेर में ट्रक यूनियन और आरएसएमएम ठेकेदार के बीच चल रहा विवाद आज बढ़ गया है। आरएसएमएम ट्रक मालिकों का जो धरना चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए आज आसपास के 50 गांव के लोग मौके पर पहुंचे हैं और सभी लोगों ने एक स्वर में कहा है कि वे आगामी चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बीच जैसलमेर के सरहदी गाँवों की 20,000 के करीब आबादी द्वारा मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। ऐसे में क्या जैसलमेर जिला प्रशासन व निर्वाचन विभाग इस मामले में मध्यस्थता कर इन ट्रक चालकों की समस्याओं का समाधान कर मतदान के लिए प्रेरित करेंगे या फिर जिले की बड़ी आबादी मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएगी? पिछले 75 दिनों से भी अधिक समय से धरने पे बैठे इन ट्रक मालिकों और ट्रक संचालकों ने जिला प्रशासन से लेकर राजनेताओं तक अपनी पीड़ा सुनाई थी, लेकिन इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं था और ऐसे में आज उन्होंने अंतिम निर्णय के रूप में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा लगातार कर रही है और सुमेरपुर में दूसरी सूची में वर्तमान विधायक पर एक बार फिर भाजपा ने भरोसा जताया है और वर्तमान विधायक जोराराम कुमावत 1 नवंबर को अपने समर्थकों के साथ आवेदन जमा कराएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन सुमेरपुर में अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, जिससे कार्यकर्ताओं के मन में लगातार संदेह बंधा जा रहा है कि इस बार सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन उससे पहले पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा 1 नवंबर को कांग्रेस से आवेदन जमा कराएंगे और एक निर्दलीय के रूप में आवेदन जमा अपने समर्थकों के साथ कराने की जो बात सामने आ रही है और मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे कि 1 नवंबर को हम आवेदन जमा करवाएंगे। पूर्व विधायक मदन राठौड़ अगर मैदान में आते हैं तो सुमेरपुर की हॉट सीट ये त्रिकोणीय श्रृंखला बनने की संभावना जताई जा रही है। जिला कोटपुतली विधानसभा चुनाव को लेकर व आदर्श आचार संहिता को लेकर पुलिस की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई। जिला कोटपुतली में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए प्रशासन अलर्ट। निष्पक्ष चुनाव करवाने व चुनाव में अवैध फंडिंग रोकने के लिए एफएसटी टीम गठित की गई। पुलिस व एफएसटी टीम संयुक्त रूप से विभिन्न स्थानों पर नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच भी कर रही है। इसके तहत पनियाला थाना पुलिस ने राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने नारनौल की तरफ से आ रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को रुकवाकर जांच की। जांच के दौरान गाड़ी में करीब 7 लाख रुपए की नकदी मिली। पुलिस ने हरियाणा के चंडीगढ़ निवासी चालक दलजीत सिंह से रुपयों के बारे में जानकारी मांगी तो वह रुपयों के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने रुपये जब्त कर लिए। इसी प्रकार पुलिस ने एक और अन्य कार को रुकवाकर जांच की तो चालक बुहाना निवासी नवीन सिंह के पास 1 लाख रुपये की नकदी मिली। इस पर पुलिस ने रुपये जब्त किए। पनियाला थाना पुलिस की हरियाणा बॉर्डर पर निरंतर कार्रवाई में 2 अलग अलग गाड़ियों में 9 लाख रुपए की नकदी की जब्त। थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा की टीम की है कार्रवाई। शाहबाद उपखंड क्षेत्र में खेतों में पड़े फसलों के अवशेषों में आग लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे किसानों के खिलाफ प्रशासन भी कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। इसके चलते ऐसे किसानों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि इसकी खबर समाचार प्लस ने प्रमुखता से दिखाई थी, उसके बाद भी प्रशासन कोई हरकत में नहीं आया और आज फिर एक किसान के खेत में आग लग गई और उसकी फसल जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार सावत पुलिस थाना क्षेत्र के बड़ारा गांव में एक किसान के खेत में मक्का की फसल पड़ी हुई थी।
जिसमें आग लग गई और मक्का की 12 बीघा की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं किसान का कहना है कि पड़ोसी किसान ने अपने खेत में पड़ी नौलाइयों में आग लगाई थी, वो उड़कर मेरी फसल में आ गई, जिससे मेरी मक्का की फसल आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। हालांकि पीड़ित ने इस मामले की शिकायत शाहबाद पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई है। पूरे नवरात्रा पर्व के दौरान बालोतरा जिले में अनेक स्थानों पर भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ। शहर के किंग्स विला में आयोजित गरबा महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। गरबा महोत्सव के अंतिम दिन लोगों ने जमकर गुजराती कला व संस्कृति के जलवे बिखेरे। लोगों ने मां अम्बे की पूजा अर्चना के साथ गुजराती गरबा का जमकर आनंद लिया। गरबा महोत्सव को देखने के लिए अंतिम दिन बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। शहर में जमकर गुजराती कला व संस्कृति के जलवे बिखेरे। नवरात्रि पर्व को लेकर पॉपुलर नगरी बालोतरा में गुजरात के लोक नृत्य गरबा की मिठास घुली नजर आई। शहर के किंग्स विला में रंगीला डांडिया रास का भव्य समापन समारोह आयोजित हुआ। गुजराती गीतों सहित रीमिक्स डांडिया गीतों पर गुजराती परिधानों में सजे धजे शहरवासियों ने गरबों का जलवा बिखेरा। आयोजन मंडल की ओर से कमलेश मैक्स, राजू गोयल, करण राजपुरोहित, थानाराम सिसोदिया, नरपत खत्री, महेश प्रजापत सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। शहर के किंग्स विला में आयोजित गरबा महोत्सव में विधायक मदन प्रजापत ने भी शिरकत की। प्रजापत ने मां अम्बे की पूजा अर्चना करने के साथ गरबा महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। गरबा महोत्सव के आयोजनकर्ताओं ने बताया कि गरबा महोत्सव में गरबा कार्यक्रमों की एक से एक बढ़कर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई, जिसका लोगों ने लुत्फ उठाया। कोटा जीआरपी थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 किलो सोना ले जा रहे 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसके बाद तीनों आरोपियों को आयकर विभाग की टीम को सुपुर्द कर दिया है। कोटा आरपीएफ की अपराध खुफिया शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निजामुद्दीन मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस से 6 करोड़ 61 लाख रुपए के मूल्य का सोना और करीब 26 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। मामले में आरपीएफ के 3 यात्रियों को भी हिरासत में लिया गया है। बाद में आरपीएफ ने तीनों यात्रियों को कोटा आयकर विभाग के हवाले कर दिया। मामले में आगे की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव के चलते इन दिनों आरपीएफ द्वारा विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आरपीएफ जवान निजामुद्दीन में मौजूद थे। निजामुद्दीन में आरपीएफ को कुछ संदिग्ध यात्री ट्रेन में सवार होते नजर आए। हालांकि तीनों आरोपियों से आयकर विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग की पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बांसवाड़ा शहर के सूरजपोल स्थित बड़ा रामद्वारा में मेड़ता पीठाधीश्वर महंत रामकिशोर जी महाराज का चातुर्मास आज संपन्न हुआ। चातुर्मास में हवन कीर्तन कर पूजन कर आरती की गई, जिसमें बांसवाड़ा समाज के कई समाज जन यहाँ उपस्थित रहे। रामद्वारा के अंदर राम प्रकाश जी के महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, विभिन्न समाज के संगठन के पदाधिकारियों ने भी यहाँ उपस्थिति रही। हवन कीर्तन किया गया, जिसके बाद में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। सभी ने महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन किया। मेड़ता पीठाधीश्वर महाराज पिछले 4 महीने से चातुर्मास का यहाँ बांसवाड़ा में आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद आज हवन कीर्तन किया गया। चूरू में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय स्काउट एवं गाइड के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु अनुशंसा शिविर का हुआ आयोजन। जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी ने किया अवलोकन। चूरू जिला मुख्यालय पर स्काउट एवं गाइड की ओर से जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए प्रशिक्षण शिविर एवं अनुशंसा शिविर का आयोजन किया गया, जिसको मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चूरू जगबीर सिंह यादव ने औचक निरीक्षण करते हुए बारीकियों से जायजा लिया। इस दौरान यादव ने सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए सभी की पीठ थपथपाई। उन्होंने बताया कि स्काउट एवं गाइड की एक अलग भूमिका रहती है और पूरा देश और समाज स्काउट एवं गाइड पर काफी संतोष व्यक्त करता है और उनकी अलग ही खूबियां होती है। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जगबीर सिंह यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि वो अपने घर घर में जाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में सीओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तहत बड़ी तादाद में जिले भर से स्काउट एवं गाइड ने भाग लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी सादड़ी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर एक पोस्ट वायरल चल रही है। उम्मीद भी ऐसी, जो पुराने काफी समय से प्रत्याशी चयन को लेकर जो हाईकमान बड़ी सादड़ी के अंदर प्रत्याशी दे रहे थे, इस बार युवा ये चाह रहा है कि कांग्रेस का नया उम्मीदवार आए और युवा उम्मीदवार आए। ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनका जो मनोबल है, इस बार नया चेहरा देखना चाह रहा है, लेकिन कहीं न कहीं
तो देखने वाली बात यह आती है कि जो विरोध के जो स्वर हैं वो भी बड़ी सादगी से उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार राजपूत समाज ने अपने चेहरे के लेकर, अपने टिकट को लेकर दावेदारी जताई है। कहीं न कहीं हाईकमान को बड़ी सादगी के युवाओं की ओर देखना होगा और विचार करना होगा कि इस बार टिकट नया चेहरा दिया जाए या न दिया जाए। राजस्थान की सियासत का हॉट डिस्ट्रिक्ट बना हुआ टोंक विधानसभा सीट में भाजपा के प्रत्याशी का चयन बना हुआ है भाजपा के लिए गले की फांस। वहीं दूसरी और कांग्रेस के लिए भी मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल चौधरी के सामने कांग्रेस से किसी भी कैंडिडेट का नाम अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। सब असमंजस में है कि कब और कौन होगा मालपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी। एक और पायलट ने 31 तारीख का नॉमिनेशन का वादा टोंक की जनता से कर लिया है, तो वहीं इसको लेकर भी भाजपा की सियासी जमीन खिसकी हुई है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पुराणा का कहना है कि जल्द से जल्द टोंक में एक मजबूत चेहरा होगा जो पूरे टोंक विधानसभा सीट में चारों विधानसभा सीटों पर कमल के फूल खिलाने में अपनी हिस्सेदारी देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन इस सियासी ज़मीन पर अपनी फसल पैदा करने में सक्षम रहता है, कौन होगा जो वोट की फसलों को टोंक की सियासी ज़मीन पर काट पाएगा।